अगला जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है जीवों में लैंगिकता। तो देखिए जीवों में लैंगिकता के बारे में क्या पढ़ा जाए। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है जैसे एक लिंगता, और एक लिंगता को जो है विषम थैलेसी से भी जाना जाता है, ठीक है ना, एक लिंगता या विषम थैलेसी। एक लिंगता का तात्पर्य क्या होता है? सामान्य तौर पर अगर आवृतबीजी पादपों में पुष्पों की बात की जाए, ठीक है ना, तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, या तो पुंकेसर होंगे या फिर स्त्रीकेसर होंगे। तो जब एक ही प्रकार के जननांग पाए जाते हैं तो इसे एक लिंगता कहा जाता है, या विषम थैलेसी भी इसको कहा जाता है। तो एक लिंगता का तात्पर्य क्या है, किसे कहा जाता है? एक लिंगता। एक लिंगता का तात्पर्य क्या है? यदि पुष्प में केवल एक ही प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के अगर जननांग पाए जाते हैं तो इसे एक लिंगता कहा जाता है। और ऐसा पुष्प जिसमें एक ही प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अब ये जो एक लिंगी पुष्प जो होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? अगर मान लो पुष्प में केवल पुंकेसर उपस्थित हो, है ना, तो पुंकेसर चूंकि नर जननांग है तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे पुष्प को हम क्या कहेंगे? नर पुष्प कहेंगे। और यदि पुष्प में केवल स्त्री केसर उपस्थित हो यानी मादा जननांग उपस्थित होता है, ऐसे पुष्प को हम क्या कहेंगे? मादा पुष्प कहेंगे। तो एक लिंगी जो पुष्प होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक लिंगी पुष्प दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के पाए जाते हैं। अब दो प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से? एक जिसको कहा जाता है नर पुष्प और दूसरा जिसको कहा जाता है मादा पुष्प। तो नर पुष्प और मादा पुष्प क्या है अंतर इनमें? बहुत ही आसान सा है। नर पुष्प किसे कहेंगे? नर पुष्प किसे कहा जाएगा? अरे जिसमें, या ऐसे पुष्प जिसमें केवल नर जननांग पुंकेसर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे पुष्प जिसमें केवल नर जननांग पुंकेसर पाए जाते हैं नर पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये नर पुष्प कहलाते हैं। फिर दूसरा क्या है? मादा पुष्प। अब मादा पुष्प का मतलब क्या? मादा पुष्प का मतलब ऐसे पुष्प जिसमें केवल मादा जननांग स्त्री केसर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्त्री केसर पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? मादा पुष्प कहलाते हैं। अब एक लिंगी जो पुष्प पाए जाते हैं, ऐसे पादप के कुछ उदाहरण जैसे पपीता है और खजूर। क्या है? पपीता और खजूर। तो एग्जाम्पल जो आते हैं एक लिंगता में वो आ जाएगा इसमें पपीता और खजूर, ठीक है। अब बात की जाती है उभयलिंगता या उभयलिंगी पुष्प की बात की जाती है, द्विलिंगी पुष्प की बात की जाती है। इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य ये होता है कि यदि पुष्प में दोनों प्रकार के जननांग यानी कि
नर जननांग भी है उसमें और मादा जननांग भी है, पुंकेसर भी और स्त्री केसर भी। अगर पुष्प में ये दोनों जननांग एक साथ में उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, और इसे ही जो है उभयलिंगता भी कहा जाता है। तो ये हमने पढ़ा एक लिंगता के बारे में, जिसको विषम थैलेसी से भी जाना जाता है। यदि पुष्प में केवल एक ही प्रकार के जननांग पाए जाते हैं तो इसे एक लिंगता कहा जाता है, और ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और एक लिंगी पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? नर पुष्प और मादा पुष्प। नर पुष्प किसको कहेंगे? कि ऐसे पुष्प जिसमें केवल नर जननांग यानी पुंकेसर पाए जाते हैं, नर पुष्प कहलाते हैं। मादा पुष्प किसको कहेंगे? कि ऐसे पुष्प जिसमें केवल मादा जननांग यानी स्त्री केसर ही पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मादा पुष्प। और एक लिंगता में उदाहरण आ जाएगा पपीता और खजूर। अब हम पढ़ते हैं इसमें उभयलिंगता के बारे में। तो सेकंड जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है उभयलिंगता। अब किसे कहा जाता है उभयलिंगता? उभयलिंगता या समथैलेसी। ठीक है, उभयलिंगता का मतलब क्या होता है? ऐसे पुष्प जिनमें दोनों प्रकार के जननांग, दोनों प्रकार के जननांग का मतलब नर और मादा जननांग, दोनों प्रकार के जननांग एक साथ उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी या क्या कहते हैं इसको? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। इसे उभयलिंगता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उभयलिंगता कहा जाता है। ठीक है, अब उभयलिंगी पुष्प में उदाहरण क्या आते हैं? नॉर्मली जैसे कि सरसों है, मटर है, ठीक है, गुड़हल है, जिसमें दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, वो सारे पुष्प जो होते हैं उभयलिंगी पुष्प कहलाएंगे। अब अगर जंतुओं की बात की जाए तो जंतु हमेशा देखेंगे तो एक लिंगी होते हैं। जंतु कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप फीताकर्मी है, हाइड्रा है, स्पंज है, केंचुआ है, ये जंतु ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं। जबकि तिलचट्टा जो होता है वो कैसा होता है? एक लिंगी होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ये ध्यान देना है क्या कि सामान्यतः जंतु कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। जैसे तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। ठीक है, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। लेकिन कुछ जंतु जैसे स्पंज, हाइड्रा, फीताकृमी और केंचुआ। ठीक है ना, नाम याद रखना है आपको। स्पंज, हाइड्रा, फीताकर्मी और केंचुआ ये द्विलिंगी जंतु होते हैं। द्विलिंगी इसलिए होते हैं क्योंकि इन जंतुओं में नर और मादा जननांग दोनों ही पाए जाते हैं। इसलिए स्पंज, हाइड्रा, फीताकर्मी और केंचुआ जो है ये कैसे जंतु है? द्विलिंगी जंतु होते हैं। और एक लिंगी जंतु सामान्य तौर पर पाए जाते हैं, जिसमें तिलचट्टा एक उदाहरण के रूप में आपको लिखना होता है। ठीक है, अब इसके बाद में
एक छोटी परिभाषा और आती है, एक लिंगी और उभय लिंगाश्रय किसे कहते हैं? एक लिंगी परंतु कैसे? उभय लिंगाश्रय। तो अगला जो टॉपिक आता है इसी में वो है एक लिंगी उभय लिंगाश्रयी। एक लिंगी और कैसा आ जाएगा? उभय लिंगाश्रयी। अब इसका तात्पर्य क्या है? एक लिंगी भी लिखा और उभय लिंगाश्रयी भी लिखा। इसका मतलब ये होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें एक लिंगी पुष्प लगते हैं, ठीक है ना, यानी नर पुष्प और मादा पुष्प, लेकिन दोनों प्रकार के पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। नर पुष्प भी उपस्थित है और मादा पुष्प भी उपस्थित है। दोनों प्रकार के पुष्प एक ही अगर पौधे पर पाए जाते हैं तो ऐसे पौधों को कहा जाता है एक लिंगी उभय लिंगाश्रयी। उदाहरण क्या है? नारियल है, मक्का है और इसके साथ में कुकुरबीटा। तो नारियल, मक्का और कुकुरबीटा ये पादप जो होते हैं एक लिंगी और कैसे होते हैं? उभय लिंगाश्रयी। जैसे आप अगर मक्के में अगर आप देखते हैं तो मक्के में आपने हमेशा देखा होगा कि ऊपर की ओर तो पाए जाते हैं इसमें नर पुष्प, ठीक है ना। मक्के में ऊपर की ओर तो उपस्थित होते हैं कैसे पुष्प? नर पुष्प उपस्थित होते हैं, ये इस प्रकार से। तो ये मान लें मक्का है और मक्के में ये ऊपर की ओर लगे हुए कैसे पुष्प? नर पुष्प लगे हुए। फिर यहाँ पर इसमें जो है ये पर्ण वगैरह उपस्थित होगी, ठीक है, ये इसमें पर्ण लगी हुई होगी तने पर। और यहाँ पर आप देखोगे कक्षस्थ पुष्प जो है मादा पुष्प इसमें उपस्थित होता है, जिसमें से ये वर्तिकाएं और वर्तिकाग्र बाहर की ओर निकले होते हैं। तो ये हो जाएगा कैसा पुष्प? मादा पुष्प। तो अब पौधा तो एक ही है और एक ही पौधे पर नर पुष्प भी उपस्थित है और मादा पुष्प भी उपस्थित है। तो ऐसा पौधा जिसमें नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों एक ही साथ लगे होंगे तो ऐसा पौधा क्या कहलाता है? एक लिंगी और उभय लिंगाश्रयी। तो समझ में आ गया होगा एक लिंगी उभय लिंगाश्रयी का मतलब क्या होता है? ऐसा या ऐसे पादप जिनमें एक लिंगी नर पुष्प व मादा पुष्प दोनों एक साथ पाए जाते हैं। दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो ऐसे पादप को एक लिंगी उभय लिंगाश्रयी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो उदाहरण आएगा, उदाहरण क्या आ जाएगा? इसमें जो उदाहरण आएगा एक तो आ जाएगा नारियल, एक हो जाएगा इसमें मक्का और कुकुरबिटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आएगा कि एक लिंगी उभय लिंगाश्रय का तात्पर्य क्या होता है। एक लिंगी उभय लिंगाश्रय का ये मतलब होता है कि यदि नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों एक लिंगी पुष्प होते हैं, एक समान पौधे पर एक साथ पाए जाते हैं, तो ऐसे पौधे को ही हम क्या कहते हैं? एक लिंगी उभय लिंगाश्रय कहा जाता है। और इसका जो उदाहरण आता है वो है नारियल, मक्का और कुकुरबिटा। तो जीवों में जो लैंगिकता पाई जाती है उसमें आपने पढ़ा एक लिंगता, द्विलिंगता या उभय लिंगता, फिर आपने पढ़ा एक लिंगी और उभय लिंगाश्रय। फिर इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो टॉपिक है लैंगिक जनन की घटनाएं। तो लैंगिक जनन में जो घटनाएं पाई जाती है उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। कैसे? पहली घटना जो आती है उसको कहा जाता है निषेचन पूर्व घटना, दूसरी घटना को कहा जाता है निषेचन, और तीसरी घटना जो आती है उसको कहा जाता है निषेचन पश्च घटना। तो लैंगिक जनन में जो घटनाएं पाई जाती है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। तो पढ़ते हैं अब लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में।
तो अगला जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी घटनाएं हैं। लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती है वो 3 होती है, जिसमें से पहले नंबर पे आती है निषेचन पूर्व घटना। फिर दूसरे नंबर पे जो आती है उसको कहा जाता है निषेचन, और तीसरे नंबर पे आती है उसको कहा जाता है निषेचन पश्च घटना। उसको कहा जाता है निषेचन पश्च घटना। ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहले टॉपिक हम लेंगे वो है निषेचन पूर्व घटना। तो फर्स्ट हेडिंग निषेचन पूर्व घटना। ठीक है। तो अब निषेचन पूर्व घटना के बारे में हम पढ़ते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना जो होती है इसमें सामान्य तौर पर क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण जो है ये दोनों ही जो पद पाए जाते हैं ये किस में पाए जाते हैं, निषेचन पूर्व घटना में पाए जाते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं कि युग्मक जनन एवं युग्मक स्थानांतरण, युग्मक जनन एवं युग्मक स्थानांतरण, ये दोनों पद इस घटना में पाए जाते हैं, इस घटना में पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है युग्मक जनन के बारे में। तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे युग्मक जनन के बारे में। युग्मक जनन, अब युग्मक जनन नाम से पता चलता है युग्मक जनन का तात्पर्य क्या होता है। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। सामान्य तौर पर जो युग्मक बनते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। तो युग्मक जनन किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सीधा सा उत्तर है कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। तो इसका जो इसकी जो है परिभाषा युग्मक जनन की वो क्या है, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक सामान्य तौर पर कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। युग्मक अपनी आकारिकी एवं व्यवहार के आधार पर, आकारिकी एवं किसके आधार पर, व्यवहार के आधार पर, व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। अब 3 प्रकार के कौन कौन से पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर समयुग्मकी। क्या लेते हैं यहाँ पर, समयुग्मकी। सम का मतलब है समान, सम का मतलब क्या हुआ, समान, यानी कि जब दोनों युग्मकों, जब दोनों का मतलब नर और मादा युग्मक की बात की जा रही, जब दोनों युग्मकों की आकारिकी और व्यवहार समान होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, सम युग्मकी कहते हैं। तो परिभाषा बहुत ही आसान सी है, यदि दोनों युग्मकों की आकारिकी, यदि दोनों युग्मकों की आकारिकी एवं व्यवहार, दोनों युग्मकों की आकारिकी एवं व्यवहार कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो इसे समयुग्मकी कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, समयुग्मकी
युग्मकी कहते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आ जाएगा शैवाल। ठीक है, सेकंड नंबर पे आएगा कौन सा? सेकंड नंबर पे आ जाता है वो है असम। असम युग्मकी। असम युग्मकी का तात्पर्य क्या होता है? असम युग्मकी का तात्पर्य क्या होता है? यदि दोनों युग्मकों की आकारिकी तो समान है लेकिन व्यवहार कैसे हैं? अलग अलग है, तो उसको क्या कहा जाता है? असम युग्मकी। तो असम युग्मकी की परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि दोनों युग्मकों की आकारिकी समान हो, युग्मकों की आकारिकी तो कैसे हो? समान हो, व्यवहार भिन्न भिन्न हो, व्यवहार भिन्न भिन्न हो, तो इसे असम युग्मकी, तो इसे असम युग्मकी कहते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आ जाएगा कवक। और इसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है जिसको क्या कहा जाता है? तीसरे नंबर पे जो आएगा उसको कहते हैं विषम युग्मकी। इसको क्या कहेंगे? विषम युग्मकी। और विषम युग्मकी में सीधा सा अर्थ निकलेगा कि यदि दोनों युग्मकों की आकारिकी और व्यवहार अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसको क्या कहा जाता है? विषम युग्मकी कहा जाता है। तो यदि दोनों युग्मकों की आकारिकी, दोनों युग्मकों की आकारिकी व्यवहार भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, तो इसे विषम युग्मकी कहते हैं। तो इसे विषम युग्मकी कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल आता है वो है आवर्तबीजी पादप। आवर्तबीजी पादप। तो इस प्रकार से हमने जो है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहला जो टॉपिक लिया हुआ है युग्मक जनन। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक अपनी आकारिकी और व्यवहार के आधार पर तीन प्रकार के पाए जाते हैं: समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। यदि युग्मकों, दोनों युग्मकों की आकारिकी और व्यवहार समान है तो समयुग्मकी। यदि दोनों युग्मकों की आकारिकी समान लेकिन व्यवहार भिन्न भिन्न है तो असमयुग्मकी। और यदि दोनों युग्मकों की आकारिकी और व्यवहार भिन्न भिन्न हैं तो वो क्या कहलाता है? विषम युग्मकी कहलाता है। नोट कीजिए इसे।